बनता है। मेंटेनेंस से आपका एक क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांस रहता है, चाहे केस बने। और लिखिए अध्याय 9, भाई 10-15 लाइन लिख लीजिए। मेन आपका जो मेन चीज़ें हैं 10-15 लाइन वो ज़रूर लिखिए। उसके बाद बैरक घर पे पढ़िएगा पूरा। लिखिए एक एक चैप्टर जो बचा है भाई निपटा जाए। कल 484 तक उधर हो गया था। हर जगह बैठिए भाई। लिखिए अध्याय 9, मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता। आपका जो झारखंड ने बनाया था रख रखाव, तो रख रखाव भी लिख लीजिएगा। गुजारा भत्ता या भरण पोषण या रख रखाव, भाई आपका जो झारखंड ने बनाया रख रखाव, लेकिन इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा आपका मेंटेनेंस। लिखिए अध्याय 9 में दिया गया है, सीआरपीसी के अध्याय 9 में धारा 125 से लेकर 128 सेक्शन भी याद रखिएगा। आपका कभी काल पूछ लेता है 125 से लेकर 128। 1-2 मिनट आपका भूमिका बांधी जाए, फिर आपका क्वेश्चन वाइज चला जाए। आखिर जब आपका मेंटेनेंस का जो आपका प्रावधान है वह सिविल प्रावधान है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर सिविल नेचर का होते हुए आपका क्रिमिनल मामलों में, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल बैठिए भाई 3 लोग, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मेंटेनेंस का प्रावधान क्यों रखा गया। तो पहले हिंदू लॉ हल्का सा एक लाइन देखना है, फिर मुस्लिम लॉ और फिर सीआरपीसी देखना है। हिंदू लॉ में जो आपका भरण पोषण का प्रावधान है वह आपका हिंदू 1956 में कानून बना और उसके अनुसार चलता है। मुस्लिम लॉ में जो परंपरागत मुस्लिम लॉ है उसके अनुसार विवाहिता स्त्री भरण पोषण की हकदार होती हैं, लेकिन तलाकशुदा महिला केवल इद्दत तक ही भरण पोषण की हकदार होती है। यानी कि पर्सनल मुस्लिम लॉ में जो आपका कह सकते हैं, बैठिए 4 लोग हो जाए उसी में हो। पर्सनल मुस्लिम लॉ में आपका केवल और केवल इद्दत तक ही माने विवाह विच्छेदित महिला या तलाकशुदा महिला आपका मेंटेनेंस अपने पति से पाने की हकदार होती है। तत्पश्चात आपका साहबानों का केस आया और साहबानों के केस में ये बता दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर धारा है, पंथ निरपेक्ष धारा है, सभी धर्मावलंबियों पर लागू होती है और मुस्लिम पत्नी भी विवाह विच्छेद के बाद और इद्दत काल के बाद भी 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण पाने की हकदार होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें यह बना कि किस केस में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर सेक्शन है या सेकुलर प्रावधान है, पंथ निरपेक्ष प्रावधान है। तो केस याद रखिए मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानो, अभी लिखवाएंगे इसको। आइए अगला आपका नियम बनाया जाए। आखिर भरण पोषण का मामला सिविल नेचर का होते हुए क्रिमिनल में इसलिए रखा गया है कि तात्कालिक व्यवस्था की जाए, यानी कि कम खर्च में और सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान किया जाए। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका कौन भरण पोषण मांग सकता है, किससे मांग सकता है, यहीं से शुरू किया जाए लिखवाना। तो लिखिए भरण पोषण मांगने वाला व्यक्ति अक्षम हो और देने वाला सक्षम हो। पहला लाइन, यानी कि जो भरण पोषण मांग रहा है वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, अक्षम। भरण पोषण मांगने वाला व्यक्ति अक्षम हो, अर्थात आपका अपना भरण पोषण करने में अक्षम हो, और देने वाला व्यक्ति सक्षम हो। पहली शर्त आपका 125 की ये है।
इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन मेंटेनेंस मांग सकता है। तो यहाँ भरण पोषण मांगने का अधिकार 4 लोगों को प्राप्त है और इसी में आपका तोड़कर क्वेश्चन बनता है। लिख लीजिए तो अच्छे से। निम्नलिखित व्यक्ति भरण पोषण मांग सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भरण पोषण मांग सकते हैं। लिखिए पत्नी, पत्नी, दूसरा लिखिए माता पिता, दूसरा लिखिए माता पिता, तीसरा अवयस्क धर्मज या अधर्मज बच्चे। भाई धर्मज अधर्मज दोनों, वैध अवैध दोनों, याद रखिएगा। अवयस्क धर्मज या अधर्मज बच्चे। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका माने पूछा जाता है कि क्या वयस्क बच्चे भी आपका मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं कि नहीं, तो आपका सामान्यतः नहीं, लेकिन एक पॉइंट वहीं फंसाता है, अगर वह शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है, दिव्यांग है। बस यही पॉइंट पकड़ना है। लिखिए चौथा, एक लाइन और लिखिए। वयस्क बच्चे यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हो, वयस्क बच्चे यदि वे मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो और अपना भरण पोषण न कर सकें। भाई उपर्युक्त सभी मार कर आइएगा, मैं बता दूं। इसमें जब भी मारिएगा तो कौन मांग सकता है, तो उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भरण पोषण किससे मांगा जाएगा, तो आपका पत्नी है तो पति से, माता पिता है तो बच्चों से, और बच्चे हैं तो अपनी माता पिता से। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है, नया क्वेश्चन जो बन रहा है अर्बट का अर्बट का केस याद रखिएगा। अर्बट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता पिता पुत्री से भी भरण पोषण पाने के हकदार होंगे यदि पुत्री सक्षम हो और माता पिता अपना भरण पोषण करने में क्या हो, अच्छा। ये वर्तमान में क्वेश्चन बना है। लिखिए अर्बट के बाद में, बस अर्बट देखिएगा, ज्यादा नहीं। अर्बट के बाद में यह निर्णय दिया गया कि, बैठिए भाई, अर्बट के बाद में यह निर्णय दिया गया कि माता पिता अपनी पुत्री से भी भरण पोषण मांग सकते हैं। माता पिता अपनी पुत्री से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। केस भी याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन वाइज चला जा रहा है। पहले कौन मजिस्ट्रेट हैं जो भरण पोषण देने माने आदेश देने में 125 में सक्षम है, तो आपका जवाब रहेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इधर आगे आकर बैठे हो, इधर बैठिए, उधर अभी एक दो लोग आने वाले हैं, आगे आ जाइए, इधर एकदम आगे आ जाइए, इधर बैठिए, दो लोग बैठे हैं। हाँ इधर बैठे, इस साइड में सही रहेगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन मजिस्ट्रेट, ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कौन मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश देने के लिए सक्षम है, तो बस एक लाइन याद रखिएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। लिखिए इस धारा 125 के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 125 के तहत, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूं जितना लिखवाया जा रहा है। धारा 125 के तहत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश दे सकता है। ये याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण का आदेश दिया है
तो वह आदेश वैध होगा कि अवैध होगा, यानी कि यह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं करेगी। अब 460 और 461 की लिस्ट यहीं काम करेगी। तो 125 का मामला 400 अगर 60 में है तो भाई दूषित नहीं होगी कार्यवाही, और 461 में है तो क्या हो जाएगी? दूषित। तो आप लोग बताइए, कल बताया गया था किस में है? 461 में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस का आदेश दिया है तो वह आदेश वैध नहीं होगा, यानी कि यह अनियमितता कार्यवाही को क्या कर देगी? दूषित। कौन सी धारा? 461। भाई रट कर जाइएगा। अब आगे क्वेश्चन आइए। 125 का नेचर पूछा गया है, अस्थाई है कि अस्थाई? भाई अस्थाई लिखिए उसको। 125 का प्रकृति अस्थाई है, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए। प्रकृति पूछी गई है, अस्थाई है कि अस्थाई? तो 125 का नेचर अस्थाई है, यानी कि आपका टेम्पररी है, परपिचुअल नहीं है। बैठिए, इधर आ जाइए, इधर जगह है, देखिए। हाँ जगह, बैठिए। आपका बैठिए, 3 लोग भाई। 125 का जो नेचर है वह पूछा गया है, कैसा है? अस्थाई। अब आदेश दिया जाता है कि दोष सिद्धि की जाती है तो दोष मुक्ति की जाती है भरण पोषण का, तो क्या आपका जवाब रहेगा? आदेश। अब अगला क्वेश्चन जो कई राज्यों में बना है कि 125 के आदेश के विरुद्ध क्या उपचार हैं? अपील का उपचार है, रिवीजन का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे? रिवीजन। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड, रिवीजन कौन न्यायालय कर सकता है? तो 2 न्यायालय। कौन कौन? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। उपर्युक्त तो भाई दोनों मार कर आइएगा, लिखिए उसको। 125 के आदेश का 125 के आदेश का उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय, एक ही लाइन में दोनों समाहित करा जा रहा है भाई, एक ही लाइन में दोनों क्वेश्चन लिखवाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण किया जा सकता है, रिवीजन या पुनरीक्षण। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण की अस्थाई की दोनों का प्रावधान है, तो दोनों का, यानी कि अंतरिम यानी कि इंटरिम भी और परपिचुअल भी। लिखिए 125 के तहत अस्थाई और अस्थाई, अच्छे से इसको भी तैयार करके जाइए। धारा 125 के तहत अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार का भरण पोषण का प्रावधान है, दोनों प्रकार का। अगला केस लिखिए भाई, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो। ये जरूर रट कर जाइएगा। अरबट के बाद ये केस बताया जा रहा है। मोहम्मद अहमद खां वर्सेज शाहबानो के वाद में 2 लाइन लिखिए। इसमें जो निर्णय आया, जो पूछा जाता है, बस वही लिखवाना है कि वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह धारा एक पंथ निरपेक्ष धारा है। अंडरलाइन कर लीजिए भाई, उत्तराखंड तमाम राज्यों में पूछा है, ये क्वेश्चन आया है। यह धारा एक पंथ निरपेक्ष धारा है तथा सभी धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू होती है। पंथ निरपेक्ष धारा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, या प्रावधान, तथा सभी धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू होती है, यानी कि चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू या जो भी हो,
सब पर लागू होगी समान रूप से। किस केस में? आपका 100 आपका मोहम्मद अहमद खान, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आइए अगला देखा जाए। आपका पूछा जाता है 125 भूतलक्षी प्रभाव रखती है कि भविष्यलक्षी की दोनों, यानी कि प्रास्पेक्टिव की रिप्रास्पेक्टिव की दोनों। तो कैसा प्रभाव रखती है? बैक डेट से भी लागू है। लिखिए, यह धारा भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों प्रभाव रखती है। दोनों मार्क कराइएगा। यह धारा भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों प्रभाव रखती हैं। इसके लिख लिए, माने बैक डेट से भी लागू है। अगला लिखिए केस भाई, नानक चंद्र बनाम नंद किशोर अग्रवाल। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। नानक चंद्र का केस, नानक चंद्र वर्सेज नंद किशोर अग्रवाल। लिखिए इसमें क्या आया निर्णय। यह धारा संविधान का उल्लंघन नहीं करती। निर्णय लिखिए, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए। यह धारा संविधान का वायलेशन नहीं करती, लेकिन अस्थायी प्रकृति की है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं। कैसा नेचर है? अस्थायी, अस्थायी प्रकृति की है। इसके बाद पूछा जाता है 125 का नेचर। फिर पूछा जाता है अन्वेषण है कि जांच है कि विचारण है। ये उत्तराखंड में बना है क्वेश्चन। तो किस नेचर की है? क्या विचारण है कि जांच है कि अन्वेषण? जांच। विचारण तो आरोप के बाद लगता चलता है। लिखिए, यह धारा इंक्वायरी या जांच की प्रकृति की है। ये उत्तराखंड बना चुका है क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जांच का नेचर का। इसके बाद आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए भाई। एक दो क्वेश्चन और मेन इसमें बचा है, उसके बाद आपका समाप्त किया जाए इसको। अगला क्वेश्चन आया कि शून्य विवाह की पत्नी मांग कर सकती है कि वैध विवाह की भरण पोषण। तो वैध विवाह की, लेकिन शून्य विवाह की पत्नी है तो ऐसी दशा में वह प्रतिकर पा सकती हैं, लेकिन उसके बच्चे भरण पोषण पाने के क्या होंगे? हकदार। भाई कुछ कंसेप्ट भी दिमाग में बैठाए रहे, हर एक चीज लिखवाए नहीं जाएगा। इसके बाद आपका सौतेले माता पिता क्या अपने बच्चों से मांग सकते हैं कि नहीं भरण पोषण? तो कानून भी सौतेले को सौतेला मानता है। सौतेला माता पिता इस धारा के तहत भरण पोषण के हकदार नहीं होंगे, तो प्राकृतिक होंगे और दत्तक ग्रहीता। लिखिए एक लाइन भाई, इस धारा के तहत प्राकृतिक माता पिता, ये भी आ सकता है नया क्वेश्चन। इस धारा के तहत प्राकृतिक माता पिता तथा दत्तक ग्रहीता माता पिता, माने जो माता पिता बच्चे को गोद लिए हैं, एडाप्ट किए हैं, दत्तक ग्रहीता माता पिता भरण पोषण के हकदार होंगे। दत्तक ग्रहीता माता पिता भरण पोषण के हकदार होंगे। सौतेले माता पिता नहीं होंगे। स्पष्ट लिख लीजिए, पूछ सकता है क्वेश्चन। सौतेले माता पिता नहीं होंगे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन दिया गया है तो उस आवेदन का निपटारा कितने समय के अंदर कर देना चाहिए? तो उसका है समय कितना है? 60 दिन। उसको लिखिए, अंतरिम भरण पोषण का निपटारा, एक लाइन बस, 60 दिन याद रखिएगा। लेकिन 60 दिन कब से गिनती होगी? कभी काल ये भी पूछ लेता है, तो उसको पूरा वाक्य लिखिएगा। अंतरिम भरण पोषण के आवेदन का निपटारा, माने उस पर फैसला
निपटारा दूसरे पक्षकार पर सूचना की तामील के दिन से। सतर्क रहना है, आवेदन के दिन से नहीं। मैं क्या लिखवा रहा हूँ, दूसरे पक्षकार पर सूचना की तामील के दिन से 60 दिन के अंदर किया जा सकेगा, माने प्रयास किया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 60 दिन। ये रट कर जाना है, 60 डेज। अंतिम आपका क्वेश्चन अब लिखवा जाए, बहुत हो गया भाई आपका पंचौरा, बहुत क्वेश्चन निकल गए। अंतिम क्वेश्चन ये लिखवा जाए कि कौन पत्नी भरण पोषण की 125 में हकदार नहीं होगी। और यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखिए, निम्नलिखित पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिएगा, इसी में भरमाता है ज़्यादा। निम्नलिखित पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। अब देखिए कौन कौन नहीं होगी। आपका पहला, बिना किसी उचित कारण से पृथक रह रही हो, माने पति से अलग रह रही हो। पहला लिखिए, बिना किसी उचित कारण के पति से पृथक रह रही हो। इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बिना किसी उचित कारण से पति से पृथक रह रही हो, ये पहला नहीं पाएगी। दूसरा, पारस्परिक सहमत से पृथक रह रही हो, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट, दोनों लोग रजामंदी से क्या रह रहे हैं? पृथक। पारस्परिक सम्मत तब भी नहीं पाएगी, याद रखिएगा। तीसरा लिखिए, जारता की दशा में रह रही हो। यही आपका गलत होता है, इसको थोड़ा एक लाइन समझा दिया जाए। ये पॉइंट जो है एडल्ट्री वाला ही गलत होता है, और दिमाग उल्टा न चलाइएगा। अभी एक दो लाइन मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, एक दो बार जारता करने पर, एडल्टी करने पर वह भरण पोषण से वंचित नहीं होगी। स्पष्ट बेयर एक्ट लिखता है कि जारता की दशा में रह रही हो, यानी कि लगातार जार कर्म कर रही हो, एक बार दो बार से वह अक्षम नहीं हो जाएगी। अब यही आपका नेट में भी क्वेश्चन बना, और यही थोड़ा दिमाग स्थिर करके जानना है। चूंकि जार कर्म का अपराध 497 आईपीसी में दंडनीय था, लेकिन जोसेफ साइन के बाद में आपका इसे अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये प्रावधान केवल अपराध अब नहीं होगा, लेकिन अभी भी आपका हिंदू ला, मुस्लिम ला और आपका सीआरपीसी में बना हुआ है, और आपका भरण पोषण देने से इनकार करने का अच्छा आधार है, इसमें कोई शक नहीं है। केवल किससे अभी हटाया गया है? अपराध से। ये ना मार दीजिएगा कि 125 से भी हट गया, 125 में अभी है। अगला लिखिए, चौथा भाई, ऐसी पत्नी जो विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह कर ली हो, रीमैरिज। ऐसी पत्नी जो विवाह, इधर बैठे भाई, हाँ जगह इधर आकर बैठे, दो लोग बैठे, आगे आ जाए थोड़ा, ये आगे वाले बैठिए उस पर, हाँ 3 लोग हो जाए भाई, वहीं बैठिए कहीं भी। ऐसी पत्नी जो विवाह विच्छेद के बाद क्या कर ली हो, रीमैरिज, वह भी हकदार नहीं होगी। और इसी में से आपका देखिए दो मॉडल बनते हैं कि कौन पत्नी भरण पोषण माने की हकदार होगी। अब ये हैं दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और एक आपका ऑप्शन देगा कि जो उचित कारण से पृथक रह रही हो, और एक ऑप्शन देगा जो उचित कारण के बिना पृथक रह रही हो। तो जो उचित कारण के बिना अलग रह रही हो वह हकदार नहीं होगी। तो कौन हकदार होगी? उचित कारण। इसके बाद एक बार मॉडल बने, हमेशा ये मॉडल बनता है, आपका 99% चांस है कि ये मॉडल बनेगा, और इसी मॉडल पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
एक बार बना है, तीनों दिया है और उपर्युक्त सभी दिया है, तो क्या मारकर आएंगे? इसमें से 3 दिया है और उपर्युक्त सभी कि कब वह हकदार नहीं होगी तो क्या मारकर आएंगे? तो 4 ऑप्शन भाई याद रखिए। इसके बाद जो मिले उसमें वह हकदार आपका माने कह सकते हैं होगी, इन 4 ऑप्शनों में नहीं होगी। अगला आइए आगे देखा जाए भाई, अगला अध्याय शुरू किया जाए। थोड़ा घर पर भी देखिए, समय कम है, मेन चीजें ही मैं भी बता सकता हूँ। आइए आपका अपील शुरू किया जाए, निकाल लीजिए भाई, अपील निपटाया जाए पहले। 372 से लेकर 372 से लेकर 394 निकाल लीजिए। एक या दो क्वेश्चन इधर से भी बनते हैं, निकालिए भाई। इसके बाद 1-2 चैप्टर और बचेगा। अपील अध्याय 29 आपका 372 से लेकर 394, कभी काल धारा भी पूछ लिया जा रहा है, थोड़ा सतर्क रहे भाई। अध्याय 29 निकाल लीजिए। कुछ बेयरक्ट से भी पढ़ना है, कुछ जो मेन पॉइंट हैं और जो टेक्निकल पॉइंट हैं उसको मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि भाई वहीं लोग गलत करके आ रहे हैं। अभी 1-2 लोग आपका मैंने गलत करके वहीं आ रहे हैं। देखिए भाई अपील के बारे में, पहला क्वेश्चन आपका, पहले सामान्य बातें देखिए। अपील शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया? पहला क्वेश्चन। तो अपील शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लिख लीजिए। तो नहीं तो यहाँ भी लोग मार देंगे 372 उसको लिख लीजिए। अपील शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, यानी कि सामान्य क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अपील का मतलब होता है शिकायत करना। तो किसकी शिकायत की जाती है? तो जब निचला न्यायालय कोई निर्णय दिया हो, आदेश दिया हो, दोष सिद्धि किया हो, दोष मुक्त किया हो, तो उसकी शिकायत ऊपर के न्यायालय में की जाती है और मांग की जाती है ऊपर के न्यायालय से कि निचले न्यायालय ने ये निर्णय गलत दिया है, इसको या तो आप सेटिस्फाइड करिए, यानी कि या तो उलट दीजिए या इसमें सुधार करिए। यानी कि अपील सदैव कहाँ होती है? नीचे के न्यायालय में कि ऊपर के? ऊपर के। अब लिखवाया नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बना है, ये जरूर लिखवाया जाएगा। अपील का अधिकार अंतर्निहित अधिकार है कि विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है? तो अंतर्निहित नहीं है, आपका विधि द्वारा क्या है? प्रदत्त। यानी कि अपील आप तभी कर सकते हैं जब कानून ने आपको अपील का हक दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप अपील उस मामले में नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आ चुका उत्तराखंड में, लिखे भाई। अपील का अधिकार अंतर्निहित अधिकार नहीं है, जिसको लिखिए एक लाइन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, एमपी में भी आ चुका है, एमपी में भी जाकर देख सकते हैं आप। अपील का अधिकार अंतर्निहित अधिकार नहीं है, बल्कि विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है। दे देगा कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार। यह नहीं कि भ्रम जाइएगा, सब एक ही है, इसमें भ्रमना नहीं है। चाहे विधिक दे, कानूनी दे, विधि द्वारा प्रदत्त दे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब एक ही है। अगला क्वेश्चन एक बार बना है कि अपील का अधिकार कब उत्पन्न होता है। अब देखिए कैसे मॉडल बनाया है। मुकदमा दायर करने के दिन, फिर दूसरा आपका निर्णय के दिन, तीसरा दंडादेश के दिन, उपर्युक्त सभी। तो अपील का अधिकार कब उत्पन्न होता है? जिस दिन मुकदमा दायर होता है उसी दिन अपील का अधिकार क्या हो जाता है? उत्पन्न। यानी कि मान लीजिए कि 1 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई, अगर उस मामले में अपील का प्रावधान था तो उसी तारीख को अपील का अधिकार निहित हो जाएगा पक्षकार में, और बाद में कानून बनाकर या संशोधन करके इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता।
इसीलिए सीआरपीसी की धारा 484 में पुरानी सीआरपीसी 1898 को निरसित भी किया गया है। लेकिन एक शब्द और है, आदमी मैंने कम समय के कारण नहीं बता पाया, एक शब्द और है सेविंग, यानी कि कुछ बातों को पुरानी सीआरपीसी की क्या किया गया है, बचाया भी गया है। तो निरसन भी है 484 और क्या है, सेविंग भी। हेडिंग देख सकते हैं आप, अभी समय कम है इसलिए नहीं कल बताया गया, नहीं तो दोनों है, इसमें शक नहीं है। निरसन और क्या, अब आपका 395 अनुच्छेद में पूछ ले। अब देखिए मॉडल नया नया अनुच्छेद 395 में जो बिहार पूछा था जे में, वहां से पूछ ले कि निरसन है कि सेविंग किया गया है कि दोनों, तो दोनों मार कर आइए, क्योंकि दो कानून निरसित हैं तो प्रिवी काउंसिल को क्या किया गया है, बचाया गया है। भाई ये नहीं कहा जा सकता कि निरसित है। तो ये भी मॉडल, थोड़ा नया मॉडल भी बनाते रहिए। और ये भाई जरूरी नहीं है कि आपका पिछला जो क्वेश्चन आए हैं उसी को रिपीट करें, ये भी मैं बता दूं। हो सकता है कि नया क्वेश्चन भी बना दे, तो नया क्वेश्चन बना देगा तो वहाँ मुँह थोड़े ताकेंगे कि हम तो घटना चक्र रट्टा मार कर गए थे। नया क्वेश्चन आ जाए तो इसीलिए तो यहाँ आ रहे हैं कि सर नया क्वेश्चन बनाएंगे, और लगातार हर एक धारा से बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला ये अपील, आपका अपील न्यायालय एक बार एमपी में पूछा है, वो जरूर याद रख लीजिए, उसको लिख लीजिए। आपराधिक मामलों में अपील न्यायालय कौन कौन है, ये एमपी का मॉडल है। तो 3 न्यायालय में अपील हो सकती है, लिख लीजिए। तो सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित अपील न्यायालय हैं, ये आ चुका है क्वेश्चन भाई। सीआरपीसी के तहत निम्नलिखित अपील न्यायालय हैं। पहला लिखिए सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, और तीसरा उच्चतम न्यायालय, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों लिख लीजिएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बना है एमपी में, कि निम्नलिखित में से कौन अपील न्यायालय नहीं है। ऑप्शन दिया था सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सहायक सत्र न्यायाधीश, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन अपील न्यायालय नहीं है, कितना लिखवा गया, और सहायक की जगह दे दे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो क्या मारेंगे, ये भी अपील न्यायालय नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है, क्या आपराधिक मामलों में अपील के बारे में सीआरपीसी पूर्ण प्रावधान करती है कि अपूर्ण। तो पूर्ण प्रावधान नहीं करती, हमारे संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहां की क्रिमिनल मामलों में अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपील के लिए कौन सा अनुच्छेद काम करेगा, 134। फिर सारे अनुच्छेद मैं बता दे रहा हूँ। 132 संवैधानिक मामलों में अपील, 133 सिविल मामलों में, 134 आपराधिक मामलों में, 134 ए प्रमाण पत्र, और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेकर अपील एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन 136। इतना याद रखिएगा कौन कौन, 132, 33, 34, 34 है, और एक अनुच्छेद कौन सा, 136 एसएलपी। यानी कि सीआरपीसी में पूर्ण प्रावधान नहीं है, और भी आपका संविधान और एक दो कानून बने हैं जहां कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आइए अपील का सेक्शन शुरू किया जाए। भाई देखिए आपका सेक्शन 7-8 सेक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 372, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। तो बताइए, अभी हमने कंसेप्ट पहला ही बताया था, क्या अपील अंतर्निहित अधिकार है कि विधि द्वारा प्रदत्त। इसका मतलब स्पष्ट रूप से बताया गया 372 में कि जब तक कानून में ये न कहा गया हो
कि आप अपील कर सकते हैं तब तक आपको अपील का हक नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब कानून अपील करने की इजाज़त देता है तब हम अपील कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये हुआ। देखिए आपका परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर हो सकता है कि भाई अंदर से पूछ ले, क्या पीड़ित कह सकते हैं कि अभियुक्त की दोष मुक्ति के विरुद्ध या कह सकते हैं कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपर्याप्त प्रतिकर दिया गया है, तो क्या पीड़ित अपील कर सकता है कि नहीं। देखिए भाई इसको थोड़ा कंसेप्ट एक लाइन बनाइए, परंतु क्यों जोड़ा गया और आपका ये 2008 में जोड़ा गया, लिख लीजिए वहीं बैरक पर 2008 में जोड़ा गया, लिखवाया नहीं जाएगा लेकिन आपका अंदर से पूछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अभियुक्त दोष सिद्ध हो, अभियुक्त को कम दंड दिया गया हो, अभियुक्त को आपका दोष सिद्ध न्यायालय ने कर दिया हो, चूँकि आपका संज्ञेय अपराधों में अभियुक्त के खिलाफ राज्य मुकदमा करता है, मुकदमा राज्य अपने नाम से चलाता है और पीड़ित का कोई रोल नहीं होता मुकदमे में। ऐसी दशा में राज्य करता क्या था कि जो उसके राज्य के जिस राज्य की सरकार रहती थी, अगर उस पार्टी का नेता परेता है और दोष मुक्त हो गया, कम दंड मिला तो अपील ही नहीं करता था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो घोर अन्याय होगा और आपका अपील की इजाज़त पीड़ित को भी दी। तब जाकर कानून में बदलाव लाया गया कि जो विक्टिम है, राज्य सरकार चाहे अपील करे या न करे, पीड़ित भी अब क्या कर सकता है, अपील। सभी लोग नहीं, लेकिन पीड़ित को अधिकार अब दिया गया है। तो कहाँ पीड़ित को अधिकार दिया गया है, तो 372 के किसमें, प्रोविजो में। यह अभी कब जोड़ा गया, भाई पूछ सकता है पीड़ित क्या अपील कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। 273 बस एक लाइन है कि अगर परिशांति के लिए प्रत्याभूति मांगी गई है, यानी कि सेक्शन हम बता दें 107, फिर एक बार 2-4 सेक्शन तैयार कर लीजिए। अनुच्छेद धारा 107 में परिशांति के लिए प्रत्याभूत कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांगता है कितने साल के लिए, अधिकतम 1 साल। 108 में सेक्शन रटिए, 108 में कौन मांगता है, कार्यपालक, कितने साल के लिए, अधिकतम 1 साल। किसके लिए मांगता है, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वालों से परिशांत के लिए मांगता है कि सदाचार के लिए, सदाचार, परिशांत नहीं 108 में, किसके लिए, यानी कि गुड बिहेव बनाए रखो। इसके बाद 109 में संदिग्ध व्यक्तियों से आपका सदाचार के लिए 1 साल और 110 में 10 नंबर ही आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी पूछा गया था, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कौन मांगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और संदिग्ध अपराध माने हैबिचुअल अफेंडर से प्रतिभू सहित, ये भी पूछ सकता है, एक ही धारा है जहां प्रतिभू की मांग हर हाल में की जाएगी। अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आपका प्रत्याभूत की मांग की, तो उस आदेश की अपील आप कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, बस एक कोर्ट याद रखना, किस न्यायालय में, कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय। फिर एक बार देखिए भाई, ये पूछा जा सकता है 107 से 110 वाले मामलों में अपील कहाँ हो सकेगी, तो 373 बताता है कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन। बस एक लाइन याद रखना और कुछ नहीं, कहाँ होगी, सत्र न्यायालय। भाई रट कर जाइएगा, कहाँ होगी, फिर मैं बता रहा हूँ, सत्र न्यायालय। इसके बाद 374 आइए, दोष सिद्धि से अपील। यही आपका क्वेश्चन आपको पढ़ना है और यही आपको अलग से 2 लाइन लिखवाना है। दोष सिद्धि से अपील। तो आइए, अगर अभियुक्त को निचले न्यायालय ने कन्विक्ट किया है, दोष सिद्ध किया है, तो उच्च न्यायालय ने किया है, तो कहाँ अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट। भाई उच्च न्यायालय ने सजा दिया है तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपका निचले न्यायालय ने दिया है, वहीं बार बार गलती होती है
और उसी को अच्छे से पहले लिखिए तब समझा जाएगा। लिखिए भाई इसको, आप अच्छे से इसको लिखिए। तो पहला नियम लिखिए, यदि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय ने तब आपका हम पूछते हैं, पहले लिखवा दिया जाए, समझा दिया जाए, तब 3-4 उदाहरण बनाया जाएगा। यदि सत्र न्यायालय, इसको अलग लिखिए तो बेरेट की भाषा नहीं कवर कर पाएंगे आप, उसमें उल्टा सीधा लिखा है। यदि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय ने कोई भी दंडादेश दिया हो, मैं देखिए लिखवा रहा हूँ, कोई भी दंडादेश, चाहे 2 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, मृत्युदंड, उससे मतलब नहीं है। कोई भी दंडादेश दिया हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। कहाँ होगी? उच्च न्यायालय। तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। अगला नियम लिखिए, यही नियम आपका गलत होता है, यही सुधार कर लेना। लिखिए, यदि अन्य न्यायालयों ने 7 वर्ष से अधिक की सजा दी हो, अन्य माने कोर्ट ऑफ सेशन और अपर को छोड़कर, यदि अन्य न्यायालयों ने 7 वर्ष से अधिक की सजा दी हो तो उच्च न्यायालय में अपील होगी। 7 वर्ष से अधिक की सजा दी हो तो उच्च न्यायालय में अपील होगी। यदि 7 वर्ष या उससे कम की सजा दी हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। यदि 7 वर्ष या उससे कम की सजा दी हो तो सत्र न्यायालय में अपील होगी। कहाँ होगी? सत्र न्यायालय। अब आइए 3-4 अब नियम आप दिमाग लगाइए। नियम लिखवा दिया गया, इसी नियम पर अब पूछा जाता है उदाहरण। देखिए मैं बता रहा हूँ, अपर सत्र न्यायाधीश ने 2 साल की सजा दी, अपील कहाँ होगी? बताइए। तो अपर दिया है तो कहाँ होगी? हाई कोर्ट की सत्र न्यायालय में। क्या लिखवा गया है? हाई कोर्ट। कहाँ होगी? अब तीसरा देखिए, दूसरे 4 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सहायक सत्र न्यायाधीश ने 5 वर्ष तक का कारावास का दंड दिया है, अपील कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायाधीश। सहायक सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष से अधिक की सजा दी है तो अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट। रटते रहिए, कहाँ होगी? अब देखिए आपका पूछा जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 वर्ष की सजा दी तो अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन। और यही आपका भरमाने वाला क्वेश्चन है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की सजा देता है, अपील कहाँ होगी? एकोरेट 7 वर्ष। तो आप जो लिखवाया हूँ मैं, देखिए एकोरेट 7 वर्ष होगा तो किसमें मैं लिखवाया हूँ भाई? किसमें अपील होगी? कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट नहीं भाई। यही तो फिर एक बार देखिए भाई, इसीलिए मैं लिखवा दिया पहले। अगर फिर एक बार देखिए, नियम गलती होता है यहाँ भाई, आपका 50% लोग अभी भी गलत करके ही आएंगे, इसमें शक नहीं है, इतना उलझाव है। फिर एक बार मैं कंसेप्ट बना रहा हूँ। अगर सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायाधीश दे और कोई भी दंडादेश ये दें तो इनकी अपील उच्च न्यायालय में कराइएगा। और इनके अलावा अन्य मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश में तो एक ही बचा सहायक, ये अगर दंड दें तो इनका नियम याद रखिए, 7 वर्ष से अधिक की सजा ये लोग देंगे तो उसकी अपील हाई कोर्ट, और 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की देंगे तो उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन। तो बताइए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 साल की सजा दिया, अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन। और एक शब्द बढ़ा दे कि 7 वर्ष से अधिक का कारावास, तो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं, कहाँ पहुँचेंगे? हाई कोर्ट। अब किसी को समस्या हो तो भाई बताइए, फिर बताया जाएगा, क्योंकि गलती ज़्यादा होती है इससे।
अगर किसी को समस्या तो बताइए, नहीं तो अगली धारा चला जाए। ये आपका थोड़ा मेन पॉइंट ही बताया जाए। 374 के बाद आइए भाई 375 से भी बना है क्वेश्चन। आपका कई राज्य बना चुके हैं 375, इधर 5-6 धाराएं क्रम से पढ़िए, ज़्यादा पूछा जाता है। 375, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे आपका अपील न होना। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बनता है भाई, अगर प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब ये हुआ कि अभियुक्त पर न्यायालय ने चार्ज फ्रेम किया, आरोप लगाया और पूछा कि क्या तुम इस अपराध को किए हो कि विचारण की मांग करते हो, और आपका अभियुक्त ने ये कहा कि मैं इस अपराध को किया हूँ, और न्यायालय ने इस प्ली ऑफ गिल्टी अब इस अभिवचन पर, दोषी होने के अभिवचन पर सजा दे दिया। तो जब अभियुक्त स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं अपराध किया हूँ, तो अपील का आधार कम हो जाएगा। यदि हाई कोर्ट में जाकर स्वीकार किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट से भिन्न फिर पहला नियम है, हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि हम ये अपराध किए थे और हाई कोर्ट ने सजा दे दी, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। और दूसरा नियम याद रखिएगा, आपका यही अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर किसी अन्य न्यायालय के समक्ष प्ली ऑफ गिल्टी किया है, दोष सिद्ध किया गया है, तो सामान्यतः अपील नहीं होगी, सिवाय मतलब छोड़कर। ये बेरक में देखिएगा सिवाय खूब आता है, यानी कि सिवाय सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए पहले एक दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, तब सिवाय पर यहाँ आया जाए। सहायक सत्र न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है? तो 10 साल तो सीधे हो गया ना, ये ऐसे थोड़े पूछ लेगा, ये तो शायद बार काउंसिल में पूछा गया था, ऐसे थोड़े पूछा जाता है कि 10 साल। ऐसे पूछेगा तो तब तो काम निकल ही जाएगा 10 साल, ऐसे नहीं। देखिए ऑप्शन क्या रहेगा भाई, फिर एक बार वहीं समझिए, तब इस पर बैक हुआ जाए। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश। सिवाय का मतलब छोड़कर मतलब आगे वाला दंड नहीं देगा, तो इसके बाद बचा क्या? 10 साल या 10 साल से कम, क्योंकि 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता। तो सिवाय जरूर याद रखिएगा, सिवाय मतलब आगे वाला क्या करिएगा? बाहर कर दीजिएगा, जितना बचेगा। अगला देखिए भाई, उसी प्रकार सतर्क रहिए, अगर हाई कोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय में प्ली ऑफ गिल्टी की गई है और दोषी ठहराया गया है, तो सामान्यतः आगे अपील नहीं होगी, सिवाय का मतलब कुछ अपवाद है और उन अपवादों में मामला आ जाए तो अपील होगी। तो कितने आधारों पर अब अपील हो सकेगी? वहीं 2 आधार रट्टा मार कर जाना है, कौन कौन? दंड के परिणाम और दंड की वैधता। लिखिए उसको भाई, लिखिए 375 में लिख लीजिए, हेडिंग आपका घर पर देख लीजिएगा, मेन चीज लिखिए, यदि उच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई है तो कोई अपील नहीं होगी, मैंने प्ली ऑफ गिल्टी में लिखवाया जा रहा है, यदि उच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई है तो कोई अपील नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। अन्य न्यायालय ने सजा दी हो तो अपील केवल 2 आधारों पर हो सकेगी। 2 आधार रट कर जाइएगा, 2 आधार फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, झारखंड बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था। कौन कौन आधार हैं? पहला दंड की वैधता और दूसरा दंड के परिणाम। दोनों लिखिए भाई, पहला आपका दंड की वैधता और दूसरा कौन है? दंड के परिणाम। पहला दंड की वैधता और दूसरा दंड के परिणाम। इसके बाद आ जाइए 375 के बाद 376 से भी खूब क्वेश्चन बनता है।
इधर छोड़ा ही नहीं जा सकता, इतना क्वेश्चन बनते हैं कि छोड़ देंगे बस एक क्वेश्चन गलत। तो भले आपका माने कुछ कम चले लेकिन क्वेश्चन भाई गलत ना हो, जो पढ़ाया जाए। देखिए माइनस मार्किंग में एक काम और करना है, जो पढ़िए बिल्कुल सटीक पढ़िए कि इसमें से आ जाएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, और एक दो चैप्टर न भी पढ़ाया जाए तो उसको आप पढ़े रहिए, न आए तो न करिए। माइनस मार्किंग में ये देखा जाता है, मान लीजिए कोई धारा छूट ही गई, न आए उससे बिल्कुल न करिए, लेकिन जो पढ़ाया जाए उसको पूरी तरह क्या रखिए तैयार। ये भी नियम है कि यहाँ से आएगा तो हम किसी भी हाल में गलत नहीं करेंगे, यही लोग अपनाते हैं नीति आपका माइनस मार्किंग में। तो 376 से निश्चित बनता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, और टेक्निकल एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम बताएंगे। लिखिए भाई, छोटे मामलों में अपील न होना, यानी कि पेटी केसेज में छोटे मामलों में अपील पर कौन सी धारा रोक लगाती है, तो 376। अब एक और क्वेश्चन इधर बना लिया जाए छोटे मामलों में। अब देखिए 206 आपको याद रखना है, अलग है वो मामला लेकिन इसी से थोड़ा जुड़ा है। 206 पहले कवर करिए सेक्शन। आपका रकम पूछी जाती है कि छोटे मामलों में स्पेशल समन या विशेष समन की धारा के तहत, तो 206। छोटे मामले वहाँ कौन होंगे जिसमें दंड केवल जुर्माना हो और रकम रट कर जाइए कितना से कम, 1000। भाई रट कर जाइए कितना से कम, 1000। यहाँ छोटे मामले ऐसे मामले बनाए गए हैं जहाँ की दंड कम दिया गया। यहाँ जो 376 में छोटे मामले कौन बनाए गए हैं, जहाँ की दंड न्यायालय ने क्या दिया हो, कम। अब देखिए क्या लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। लिखिए भाई, यानी कि एक लिस्ट बना लेना है कि कौन कितना दंड दिया है तो आगे अपील नहीं होगी, उसको लिस्ट बनाइए और कोई उपाय नहीं है। और लिस्ट में एक दो बातें छुटी रहेगी, वह अलग से मैं लिखवाऊंगा। देखिए आपका, लिखिए भाई पैराग्राफ लिखिए तो एक बार हेडिंग बनाइए, निम्न मामलों में अपील नहीं होगी। पहले हेडिंग डाल लीजिए, तब एक लिस्ट शॉर्टकट में बनाइएगा। भाई समय नहीं लगाना इस पर भी ज़्यादा, जो आप लिस्ट बनाइए एकदम शॉर्टकट में बनाइए। देखिए आपका कब अपील नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट ने कितना दंड दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी, 6 माह का दंड या 1000 रुपया जुर्माना। लिखिए हाई कोर्ट ने कितनी सजा दी हो, 6 माह का दंड या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों। इसको रट कर जाइएगा, हाई कोर्ट कितना दंड दिया हो, 6 माह या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों। अब आइए सत्र न्यायालय, दूसरा नियम बनाइए। सत्र न्यायालय 3 मास तक का सजा या 200 रुपया जुर्माना। सत्र न्यायालय कितनी सजा दिया हो, 3 मास तक का कारावास या जुर्माना कितना, 200 या दोनों चलता रहेगा। ये लिख लिए कोर्ट ऑफ सेशन। इसके बाद लिखिए महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। भाई लिस्ट बनाकर याद करना, अभी हम मॉडल बनाते हैं, एक दो लिखवा दें तेजी से। पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एमएम या महानगर मजिस्ट्रेट, 3 मास तक का कारावास या 200 रुपया जुर्माना या दोनों। 3 मास का कारावास या कितना जुर्माना, 200। इसके बाद लिखिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, 100 रुपये का जुर्माना, माना 100 या 100 से कम, 100 से अनधिक लिखा जाता है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंड दिया हो, केवल जुर्माने का, और कितना जुर्माना, 100 या 100 से कम, उसको लिखा जाता है 100 रुपये से अनधिक। अगला लिखिए संक्षिप्त विचारण में 200 रुपये से अनधिक जुर्माना दिया गया हो,
संक्षिप्त विचारण में 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना, माने 200 या कम, अधिक नहीं। देखिए अब क्वेश्चन का मॉडल जो आपका, देखिए लिस्ट हमने बना दिया। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो कुछ लोग छूट गए हैं और जो छूटे हैं वहीं पूछा जाता है ज़्यादा। वर्तमान समय का जो क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछ ले कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी सजा देता है, तो आगे अपील नहीं होगी। तो भाई कितनी सजा देता है तो आगे अपील, ये तो बैरक में लिखा ही नहीं गया है। तो भाई देखिए बैरक में नहीं लिखा गया तो एक लाइन उसका भी नियम जानिए। जब कोई चीज़ बैरक में न लिखी गई हो तो एक तो भाई देखकर आपका नियम निकाला जाता है, और दूसरा आयोगों ने जो आंसर की निकाली है उस आधार पर भी कुछ काम किया जाता है। तो झारखंड ने जो आंसर निकाला, आपका उत्तराखंड एमपी ने निकाला, वह 100 रुपया यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर माना कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 100 रुपया तक जुर्माना देगा तो अपील नहीं होगी। अतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कितना तक का जुर्माना लगाते हैं, 100 रुपये तक का, तो कोई आगे अपील नहीं होगी। लिख लीजिए 100 रुपये से अनधिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन करिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कितने से अनधिक, भाई फिर एक बार बताया जा रहा है, यही गलती होती है और लोग गलत करके आ जाते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना से अनधिक दंड दिया हो तो आगे अपील नहीं होगी, 100 रुपया। लेकिन एक और सतर्क रहना है, अगर मुख्य, देखिए मॉडल कैसे बन सकता है, अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी मामले का संक्षिप्त विचारण किया तो कितना दंड दिया है तो आगे अपील नहीं होगी। तो जैसे ही समरी ट्रायल दे दे बीच में, तब भाई रकम बढ़ा दीजिएगा। कितना है रकम, 200 रुपये से अनधिक, यही पॉइंट पकड़ना है। अगला ये 376 के बाद आइए 377, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। लिखिए भाई आपका राज्य सरकार द्वारा, भाई पीड़ित भी कर सकता है, 272 के बताया गया परंतु में, वहां से हमेशा क्या करेंगे, कोरिलेट करते रहेंगे। लिखिए 377 से भी क्वेश्चन बनता है भाई। लिखिए राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, इसको दूसरी भाषा में पूछा जाता है। आप लिख करके लिखिए दूसरी भाषा में, दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील। दूसरी भाषा लिख लीजिएगा, दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील। अब यहाँ आपका पूछा जाता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ही कम दंड दिया है तो अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट। और आपका कह सकते हैं किसी मजिस्ट्रेट ने कम दंड दिया हो तो उसकी अपील कहाँ होगी, कोर्ट ऑफ सेशन। बस एक लाइन याद रखिए, आपका अगर माने कोर्ट ऑफ सेशन ने ही कम सजा दी है तो कहाँ अपील होगी, हाई कोर्ट। और मजिस्ट्रेट ने कम सजा दी है तो कहाँ अपील होगी, सत्र न्यायालय। इसके बाद आपका 378 दोष मुक्ति की अपील भी आपको नहीं देखना, आगे देखिए अब जो पूछा जाता है ज़्यादा वह देखा जाए। इधर आपका नहीं भाई, अभी कहाँ 386, लिखिए 379 पूछा जाता है भाई, धारा 379। अब लिखिए डायरेक्ट, बहुत पढ़ना है तो भाई पूरा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 379 लिखिए, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कब 379 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। तो पहले बैरक देखिए तब लिखवा जाए एक लाइन,
यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे दोष सिद्ध किया है तथा उसे कौन सी सजा दी है, या तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक का कारावास, तो उसकी अपील कहाँ हो सकेगी? सुप्रीम कोर्ट। तो अब आइए सुप्रीम कोर्ट में अपील कब होगी? तो आपका लिखिए भाई इसको, उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर दोष सिद्ध कर दिया हो, उसको लिखिए। उच्च न्यायालय, बस एक लाइन लिखवाया जाएगा, वो सजा याद रखिए 10 या 10 से अधिक, वही मेन है। लिखिए, उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर दोष सिद्ध किया हो, माने निचले न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया था, दोष सिद्ध किया हो तथा दंड, ये भी सतर्क रहना है, दंड कितना दिया हो उच्च न्यायालय ने, तथा दंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास, तथा दंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का भी मैं लिखवा रहा हूँ, सतर्क रहिएगा, या 10 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड दिया हो। 10 वर्ष का कारावास या 10 वर्ष से अधिक, दोनों याद रखिए, 10 वर्ष तक भी दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। 10 वर्ष या 10 वर्ष से क्या अधिक, तब कहाँ अपील हो सकेगी? हाई कोर्ट के बाद। सेक्शन कौन है? 379। इसके बाद आपका इधर आपका देख सकते हैं अपील की अर्जी, अपीलार्थी जेल में है तो एक बार एमपी में बना है 383। यदि अपीलार्थी जेल में है तो किसके माध्यम से अपील कर सकेगा? तो जेलर के माध्यम से करे, दे दे अपना, और क्या। आइए इसके बाद आपका 386 पूछा जाता है, अपील न्यायालय की शक्तियाँ। लिखिए भाई 386, अपील न्यायालय की शक्तियाँ। अपील न्यायालय क्या कर सकता है? तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ में बस 2-3 नियम देखिए, लिखना नहीं है, सेक्शन मिलाने के लिए आता है कि अपील न्यायालय क्या कर सकता है। तो देखिए क्या क्या कर सकता है। दोष मुक्ति को उलटकर दोष सिद्ध कर सकता है, पहला नियम। दोष सिद्धि को उलटकर क्या कर सकता है? दोष सिद्ध, दोष माने फिर एक बार देखिए, दोष सिद्धि को उलटकर दोष मुक्त कर सकता है। इसके उल्टा आ जाइए, दोष मुक्ति को उलटकर क्या कर सकता है? दोष सिद्धि। दंड की मात्रा बढ़ा सकता है, दंड की मात्रा घटा सकता है, कोई अन्य दंड दे सकता है, और अंत में जानना है कि ट्रायल को ही रद्द कर सकता है और निचले न्यायालय को रीट्रायल का आदेश दे सकता है, यानी कि मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है, रिमांड पर भेज सकता है कि आप पुनः इस मामले का क्या करिए, विचार। रिमांड यहाँ भी है, निर्णय को उलट दिया और मामला नीचे भेज दिया कि पुनः क्या करो, एक बार सुनवाई, उसी को रिमांड कहा जाता है। अब आपका कह सकते हैं कि दंडादेश में वृद्धि पर ही आपका एक लाइन जानना है कि अभियुक्त निचले न्यायालय ने जो सजा दी है, तो जब तक अभियुक्त की बातों को सुन न लिया जाए तब तक सजा बढ़ाई नहीं जाएगी, और उसमें अभियुक्त मांग कर सकता है कि हमारी सजा और कम की जाए। सरकार कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए, तो अभियुक्त भी कह सकता है कि हमारी सजा क्या की जाए, कम की जाए। तो ये लिखना नहीं, आपका 389 लिखिए भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, सस्पेंड कर सकता है अपील न्यायालय।
और अपीलार्थी को चाहे तो किस पर छोड़ सकता है, बेल दे सकता है, जमानत दे सकता है। यहाँ आपको 2-3 नियम जानने हैं। पहला नियम कि अपील के लंबित रहने तक जमानत देने का प्रावधान किस धारा में है। एक सेक्शन पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, तो क्या मार्क कराएंगे 389। कौन सा सेक्शन? 389। एक क्वेश्चन और बन सकता है, अच्छा उसी को हम लिखवाएंगे आपका। ये तो सभी लोग भाई सेक्शन याद करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन अच्छा नया बन सकता है कि जिस न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है, क्या वह न्यायालय अभियुक्त को जमानत दे सकता है? सामान्यतः नहीं, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। और वही अपवाद फिर एक बार देखिए। मान लीजिए किसी अभियुक्त को सत्र न्यायालय ने दोष सिद्ध किया, दंड दिया, तो क्या सत्र न्यायालय उस अभियुक्त को जमानत दे सकता है कि नहीं दे सकता? कि अब हाई कोर्ट से ही जमानत होगी, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसी यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन है। सामान्यतः वह न्यायालय जो दोष सिद्ध किया है जमानत नहीं दे सकता, लेकिन इसका 2 एक्सेप्शन है। और अगर मामला अपवाद में आ गया तो कौन जमानत दे सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन। इसका एक उदाहरण हम बता देते हैं, कुछ कि समय कम होने के कारण उदाहरण बिल्कुल रुक गए हैं, लेकिन आपका इतना समय बाद एक उदाहरण बता दिया जाए तो सलमान खान वाली धारा आईपीसी में कौन सी है? 279 रट कर जाइएगा। यानी कि उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से क्या चलाना, वाहन। और करंटीन के नियम को भी रट कर जाइएगा। 271 कौन सा है? और ये सब रट कर जाइए। 271। तो आइए देखा जाए भाई। देखिए हिट एंड रन मामले में आपका हिट एंड रन मामला भाई कहा जाता है, ये पूछा भी गया हिट एंड रन मामला किससे संबंधित है, तो सलमान खान का ही मामला कहा जाता है। जब निचले न्यायालय ने इनको सजा दी तो इनके वकील मांग कर रहे थे कि हजूर आप सजा दीजिए और 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम का दीजिए। अगर 3 या 3 साल से कम का वह न्यायालय सजा देता तो वही न्यायालय तुरंत उनको जमानत भी दे देता, लेकिन आपका सजा 3 साल से अधिक 5 साल दी गई, इसलिए वह न्यायालय अब जमानत। तो नियम बना लीजिए, अगर जिस न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है, अगर वह न्यायालय 3 साल की सजा या उससे क्या दिया है, कम की, तो अपील अभियुक्त आगे कर सके, इसके लिए वह अभियुक्त को तुरंत क्या दे सकता है, जमानत। माने जेल भेजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कब, कितनी सजा रट डाली है? 3 साल या 3 साल से क्या कम। और दूसरा कंडीशन है आपका, यदि अपराध जमानती है और अभियुक्त जमानत पर पहले से हैं, तो आपका जमानत माने पर पहले से हैं और अपराध कैसा था, जमानती है, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि आपका जमानत पर दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा मामला 3 साल वाला ही दिमाग में बैठाना है। 3 साल से अनधिक का दंड दिया है तो वही न्यायालय जमानत उस अभियुक्त को क्या कर सकता है, दे सकता है। अन्यथा 3 साल से जैसे ही ऊपर गया, अब कौन न्यायालय देगा, अपील न्यायालय, उस न्यायालय को पावर नहीं है। लिखिए इसको भाई, लिखिए निम्नलिखित 2 दशाओं में निम्नलिखित 2 दशाओं में दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय जमानत दे सकेगा। भाई अपील नहीं, कौन न्यायालय, दोष सिद्ध जो किया है। निम्नलिखित 2, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है नया। निम्नलिखित 2 दशाओं में
अपील निम्नलिखित दो दशाओं में दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय जमानत दे सकेगा। पहला लिखिए भाई, यदि 3 वर्ष से अनधिक का दंड दिया गया हो। लीगल भाषा में लिखिए, यदि कितने से अनधिक का, 3 वर्ष से अनधिक का दंड दिया गया हो। सेकंड लिखिए, यदि अपराध जमानतीय हो और अभियुक्त पहले से जमानत पर हो। सेकंड लिखिएगा, यदि अपराध कैसा हो, जमानतीय और अभियुक्त पहले से क्या हो, जमानत पर। दोनों उपर्युक्त दोनों मार कर आइएगा, दो सिद्ध करने वाला। फिर एक बार देखिए, 3 साल का जरूर याद रखिए। अगला ये 392, आपका अगर जजों की राय बराबर हो गई हाई कोर्ट में तो क्या होगा, तो मैं बता चुका हूँ, आर बनाम गोविंदा का केस, और रेफरी नियुक्त हो गए कौन सा, मेलविज बता गया था। तो रेफरी का सिद्धांत की धारा में लिखिए भाई, 392 बस एक लाइन लिखिए, रेफरी या निर्णायक या एम्पायर का सिद्धांत किसमें, 392। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है 394। 394 लिखिए भाई, 394 अपीलों का उपशमन, एबेटमेंट ऑफ अपील। उपशमन माने समाप्ति, ना है तो लिख लीजिएगा, अपीलों का उपशमन। उपशमन का मतलब अपील की समाप्ति। तो देखिए, अभियुक्त अगर मर जाता है तो अपील क्या होगी, समाप्त। लेकिन एक अपील जिंदा रहेगी, और वह याद रखे कौन, जुर्माने की। लेकिन जो अपराधी के घर वाले हैं वह अपील को चला सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं नातेदार न्यायालय में। अपील न्यायालय में वह समय भी पूछा जाता है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के हजूर अपील चालू रखी जाए, और हमारे ये जो मर गए हैं घर वाले, इनको बाइज्जत बरी किया जाए, ताकि जो कलंक हमारे घर पर लगा है वह कलंक क्या हो, दूर। लेकिन एक नियम बना लीजिए एक लाइन का, अभियुक्त की मृत्यु पर सामान्यतः अपील मर जाएगी, लेकिन आपका जुर्माने की अपील नहीं मरेगी। एक लाइन याद रखिए, जुर्माना जिंदा रहेगा और उसकी अपील चल सकेगी। क्यों, क्योंकि जुर्माना तो आपका राज्य सरकार वसूलती है और मृतक की संपत्ति से वसूला जाएगा, और विधिक प्रतिनिधि जिस सीमा तक अपराधी की संपत्ति को पाए हैं उस सीमा तक वह उत्तरदायी होंगे। मरने से जुर्माना नहीं मरेगा। इस प्रकार आपका इधर जो प्रावधान थे समाप्त हो गए। भाई आज सीआरपीसी निपटा देना है भाई, अभी सीआरपीसी चलाएंगे, कल से नया सब्जेक्ट भले चले। अगर हो जाता है सीआरपीसी तो एविडेंस चलेगा, क्योंकि आपका 2 चैप्टर और बचा, उसको आज हर हाल में स्पीड बढ़ा कर निपटा दिया जाए। ये चैप्टर अपील, 2 चैप्टर निपट गए, 2 चैप्टर आपका बचा है, एक 300 से लेकर 327 अभी पढ़ाया जाएगा, और अध्याय 12, 2 चैप्टर हैं, इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता, 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तभी सीआरपीसी 15 मिनट बाद चलेगी, भले स्पीड बढ़ा दिया जाए लेकिन इसको निपटा दिया जाए, अब छोड़ा नहीं जाएगा भाई, क्योंकि अब एक एक करके निपटाया जाए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन चांस रहता है बनने का। भाई यूपी में तो खूब बनता है क्वेश्चन, जहाँ बिहार में जितना बने, यूपी में तो 2 या 3 क्वेश्चन जे में बन जाता है। कौन क्वेश्चन इस बार बना था वो भी हमें पढ़ाना है, और आपका कौन आगे बन सकता है ये भी हमें देखना है। झारखंड में क्या बना था, आपका बिहार में क्या बना, हर एक राज्य का मॉडल देखते रह गए। देखिए, जांच और विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान। बैठिए भैया, ये जल्दी अब
समय न गंवाइए, अब तो एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। लिखिए अध्याय भाई आपका 24 है, जात तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। नहीं पढ़ा नहीं गया है, धारा 300 से निकालिए भाई। चैप्टर 24 धारा 300 से लेकर 327 तक खूब क्वेश्चन बनता है इधर से आपका। हमें लगता है कि बिहार में आपका 2 या 3 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जो ये प्रावधान अच्छे अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बने न बने वो अलग बात है, लेकिन चांस रहता है भाई। यूपी में भी बना है। आइए सबसे पहले तो धारा 300 देखा जाए। लिखिए भाई, सेक्शन 300। सेक्शन 300 से वर्तमान समय में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपका ये चैप्टर डाले है ना 300 से लेकर 327, आपका 300 से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। देखिए आपका पहले क्वेश्चन वाइज निकाल लिया जाए इसमें, तब आपका पढ़ाया जाए। देखिए जो धारा 300 है, फिर बता दिया जाए भाई इसका आपका जो दृष्टांत है वो घर पर रट्टा मारना है। अब इतना कम समय में आप चाहे कि हम बता दें, वैसे पढ़ाते समय 3 लेक्चर लगता है, लेकिन इसको भाई पढ़ाते अब रेगुलर बैच नहीं है कि हम 3 लेक्चर पढ़ाएं। आपका समाप्त करना है 5-7 मिनट में इसको, तो उसका उपाय ये है कि आपका 5-7 मिनट जो आ सकता है वहीं बताया जाएगा। हाँ, आपको सलाह दी जाती है कि धारा 300 से आपका जो दृष्टांत दिए गए हैं उसको भाई रट्टा मार लीजिए जाकर। समझ में आए ना आए, आप क्या करेंगे, बिल्कुल रट्टा मारेंगे, यानी कि रट कर बैठिए भाई। कहाँ रितकेश भाई, कहाँ घूम रहे हैं इतना देर तक? एग्जाम है, अब सतर्क रहिए भाई। हाँ भाई, चंदन उंदन आप लोग भी लगाए रहिए ताकि दिमाग अस्थिर रहे। और कई लोग भाई सुबह आए थे, 1-2 लोग डर के कारण स्नान करने ही नहीं गए। पूछा गया कि स्नान करने नहीं गए क्या, तो कहे कि आप ही तो कहते कि 5 न करिएगा। हम कहे कि बहुत अच्छा भाई, कम से कम सलाह तो माने। और महामंडलेश्वर की श्रेणी से क्या हो गए बाहर, तो कह रहे हैं कि बिहार देना है सर, आप ही तो कहे थे। हम कहे चलिए कुछ तो भाई सद्बुद्धि आ गई कि स्नान कम और पढ़ाई ज़्यादा किया जाए। सुबह सुबह आ गए थे। लिखिए भाई आपका 300 से क्वेश्चन का दृष्टांत भाई रट कर जाना है, मैं बता दूं, और कोई उसका उपाय नहीं इतने कम समय में। यहाँ से जो क्वेश्चन का मॉडल बना है वो देखा जाए। पहला मॉडल बना है कि सीआरपीसी में रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय का प्रावधान किस धारा में है। तो अगर सेक्शन पूछे उसको लिखते रहिए। आपका 300 चल रहा है, धारा 300 सीआरपीसी में रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय या पूर्व न्याय पूछ ले तो धारा अगर दे तो 300, लेकिन धारा के साथ साथ जो नया मॉडल बन रहा है आपका, झारखंड ने क्लाज वाइज पूछ लिया कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत धारा 300 के किस क्लाज में है। तो क्लाज वाइज लिखिए भाई 1। 300 के क्लाज किस में आप मारेंगे भाई, फिर एक बार सतर्क रहिए। सेक्शन आए तो 300 और क्लाज आए तो कौन सा, आपका 1। अब जहाँ जहाँ रेस जुडिकेटा का प्रावधान है आपका लिख लेना है, और 4 कानूनों में केवल लिखवाया जाएगा। आईपीसी में तो है ही नहीं, लेकिन एविडेंस और संविधान में है, तो यहाँ जरूर लिखवा दिया जाए। लिखिए भाई, एविडेंस की धारा 40 में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है। 2 को रिलेट कर लीजिए। एविडेंस की धारा 40 में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है 40। और अगर संविधान में पूछे कि रेस जुडिकेटा कहाँ है, तो अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में। लिखिए, संविधान में अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में। अगला, ये अगला देखा जाए आपका
धारा अब पूछा जाता है डबल जीओ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्डी का सिद्धांत सीआरपीसी में कहाँ है, यानी कि दोहरे खतरे से संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे जोखिम से संरक्षण। तो आप लिख लीजिए दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 में है। भाई इंग्लिश वर्जन भी लिख सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्डी, हिंदी में दोहरे दंड से संरक्षण। हिंदी में 3-4 नाम बना है, यूपी ने दोहरे जोखिम से बनाया, तो बिहार आपका दोहरे आपका संकट से, तो कई दोहरे दंड से भी बनाते हैं, दोहरे अपराध से संरक्षण, ये कई आपका। लेकिन इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देखिएगा, फिर बता दिया जाए क्या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्डी आ जाए तो कौन सी धारा मारनी है, 300 का क्लाज 1। इसके बाद अब झारखंड का मॉडल है, ये फिर बैक होया जा भाई आपका प्रायर, प्रायर मतलब कि प्रीवियस, प्रीवियस माने पूर्व, और कन्विक्ट का मतलब कि दोष सिद्धि, और एक्विट का मतलब आपका एक्विटल यानी कि दोष मुक्ति। तो झारखंड का मॉडल था, देखिए एक लोग यही आपका कहा जाता है, एक लोग दिल्ली से पढ़कर आए थे, झारखंड देकर आए, तो पूछ रहे हैं कि ये प्रायर एक्विट क्या है। तो ये हुआ कि भाई इतनी छोटी छोटी बात भी अगर 300 में नहीं जानेंगे, ये तो आपका 2-4 लाइन में ही हम बता देते हैं। और प्रायर एक्विट और प्रायर कन्विक्ट ये दोनों सिद्धांत कहाँ समाहित है, तो 300 के क्लाज 1 में, यानी कि धारा 300 का क्लाज 1 पूर्व दोष सिद्धि में भी संरक्षण देता है और पूर्व दोष मुक्ति में भी देता है। इसको लिखिए तब मैक्सिम लिखवाते हैं भाई। 300 का क्लाज 1 पूर्व दोष सिद्धि एवं पूर्व दोष मुक्ति दोनों से में संरक्षण देता है। दोनों मार्क कराइएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई झारखंड में पिछली बार, पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति, गलत ना हो, ये कई बार यूपी में भी आ चुका है। पूर्व दोष सिद्धि पूर्व दोष मुक्ति दोनों इनमें से